नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं बायोस्टैटिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एग्ज़ाम में यहाँ से 6 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं, छोटे सवाल भी आते हैं, डेफिनेशंस भी पूछे जाती हैं। और यहाँ से 6 नंबर का डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल बनता है तो उसमें आपको कैसे समझना है कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे उस श्रेणी की पहचान करनी है, ये सब आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है समांतर माध्य से। ठीक है, समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन भी कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला जो एक सिंपल होता है, जैसे हम औसत निकालते हैं एवरेज किसी चीज़ का, वैसे होता है कि मदों का कुल योग अपॉन मदों की कुल संख्या। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 श्रेणियों में अगर क्वेश्चन बन के आ जाए, जो कि सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट अखंडित श्रेणी होती है, कई बार इससे भी सवाल बन जाता है, लेकिन इसमें से कई बार छोटा सवाल ही बनता है 1 नंबर का। ठीक है, ज़्यादा बड़े सवाल इधर से बन सकते हैं। तो इसके लिए 3 श्रेणियां हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत अन्वेषण है ना, इंडिविजुअल जो सीरीज होती है। दूसरी है खंडित श्रेणी है, और तीसरी कौन सी है? अखंडित श्रेणी है। अखंडित श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट होती है इनमें, और इनके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे समांतर माध्य का। व्यक्तिगत अन्वेषण के लिए क्या है कि x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। जहाँ पर हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखने के बाद आपको न्यूमेरिकल अगर आता है उसमें, तो आपको ये लिखना है फॉर्मूला लिखने के बाद, जहाँ पर समेशन क्या है? योग है, टोटल है। एक्स बार क्या है? समांतर माध्य है। एक्स क्या है? मद है ना, मदों का मान जो है। एन क्या है? मदों की कुल संख्या है। ये इसका फॉर्मूला निकाल लिया जाता है। और अगर 1 नंबर में सवाल बनता है तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अभी आपको सोल्व करवाएंगे अलग अलग सीरीज से, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल नहीं मिलता कि कौन सी सीरीज दी हुई है, तो आपको उसकी पहचान करनी है, और उसकी पहचान करके फिर आपको वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दूसरी श्रेणी है खंडित श्रेणी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन 2 श्रेणियों में नहीं होता, इन 2 में होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाती है। जो खंडित श्रेणी होती है इसके लिए फॉर्मूला क्या है समांतर माध्य ज्ञात करने का? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। जहाँ पर एक्स बार क्या है? समांतर माध्य है। एफ क्या है? आवृत्ति है। समेशन एफ क्या है? आवर्तियों का योग। और समेशन एफ एक्स क्या है? आवर्ती को और मद के मान को जब हम गुणा करके आपस में उनको टोटल करते हैं, तो आवर्ती व मद के मानों का योग। ये किसके लिए फॉर्मूला है? खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला है अखंडित श्रेणी। इसके लिए भी सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन बस उसमें हम जो x का मान निकालते हैं, x का मान निकालने के लिए हमें उसमें जो कंटिन्यूस सीरीज चलती है उसमें हमें मध्यमान निकालना होता है। ठीक है, ये इस तरह से इनके फॉर्मूले होते हैं, और इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीरीज की पहचान करना सीखते हैं कि किस तरह की सीरीज हमें दी हुई है, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। या हर एक जो क्वेश्चन बनता है, समांतर माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, ठीक है, इन सब में हमें जो उसकी सीरीज के बारे में नहीं बताया होता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अधिकतर स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको इन तीनों सीरीज की पहचान करना सिखाएंगे। अगर आपने पहचान करना सीख लिया तो आपको ये समझ लो कि आपका 90% काम आसान हो गया सीरीज की पहचान करते ही। जैसे इसमें पहले एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न आंकड़े मरीजों का रक्तदाब दिखाते हैं। मैं शॉर्ट में बीपी लिख रहा हूँ। ठीक है, निम्न आंकड़े मरीजों का क्या है? बीपी है, नापा गया है। और आप इनका क्या ज्ञात करो? समांतर माध्य ज्ञात करो। इनसे क्या निकालना है आपको? समांतर माध्य निकालना है। अब इसमें 3 तरह से आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। जो पहला पैटर्न है वो है, ठीक है, यहाँ पे उनका जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कोई सा भी यहाँ पे दिया होगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो क्या दे देगा कि मरीजों का रक्तदाब है। पहला जो पैटर्न है कि रक्तदाब है 80 है, 90 है, 100 है, 120 है, 140 है, 130 है,
150 है, इस तरह से करके दे देगा आपको। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या फॉर्मूला लगाऊं इसमें, है ना। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरह के सिंपल डेटा अगर आपको दिए हुए हैं, है ना, अगर इस तरह का बिल्कुल ही सरल आंकड़ा दिया हुआ है तो आपको क्या समझ जाना है कि कौन सी श्रेणी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत। अगर इसमें दूसरा सवाल इस तरह से बन जाए कि निम्न आंकड़े मरीजों के बीपी के हैं, और ये आंकड़े इस प्रकार से हैं कि बीपी है यहाँ पे 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। हालांकि बीपी इस तरह से कभी नहीं नापा जाता, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में होता है 120 80 mmHg, लेकिन वो आपको इस तरह से दे देगा कि, है ना, कि उनका सिस्टोलिक प्रेशर है या उनका डायस्टोलिक प्रेशर है, इस तरह से लिख के दे देगा। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश की जाएगी। एग्जामिनर का क्या प्रयास रहेगा, पेपर सेट करने वाले का, कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझा दिया जाए, और जो स्टूडेंट उसको समझ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है सवाल, तो आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आसानी से। अब इस तरफ आपको क्या दिया हुआ है कि उनका क्या है, रक्तदाब है, और वो उधर दे देगा मरीजों की संख्या। इधर क्या है, मरीजों की संख्या। जिनका ब्लड प्रेशर 80 है उनकी संख्या मान लीजिए 5 है, इनकी 2 है, इनकी 3 है, इनकी 7 है, इनकी 8 है, इनकी 10 है और इनकी 4 है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, ठीक है। समांतर माध्य के लिए तो फिर भी दोनों सीरीज में एक ही फॉर्मूला है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, लेकिन कई सारे ऐसे और भी आगे टॉपिक आएंगे, माध्यिका है, बहुलक है, उनमें अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये आंकड़े कंटिन्यूस सीरीज में ना देके, मान लो कि यहाँ पे वो 170 दे दे, ठीक है, और यहाँ पे 150 दे दे, और यहाँ पे दे दे 110, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो बड़ा टिपिकल मामला हो गया, कंटिन्यूस सीरीज में नहीं है ना, ये तो ना तो असेंडिंग सीरीज में है ना डिसेंडिंग में है, आरोही अवरोही क्रम का ही नहीं पता चल रहा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे आपको दिया हुआ हो दूसरी तरफ संख्या, यानी कि देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जिनका रक्तदाब 90 है उनकी संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि 90 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो ये कहलाती है इधर उनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है कि किसी भी चर का मान जितनी बार रिपीट हो रहा है वही उसकी क्या है, आवृत्ति है, वही उसकी क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। तो संख्या जिधर दूसरी तरफ दी हुई होगी वो क्या होगी, f, और इधर का जो मान है वो किसका होता है, x का या चर का, ठीक है। और इसमें तीसरा जो क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है वो क्या होता है कि एक तरफ उनका रक्तदाब दिया हुआ है और एक तरफ क्या है, मरीजों की संख्या है। अब इसमें आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि वो दे देगा कि 80 से 90 है, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, ये सबसे अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए डेटा के रूप में मिलते हैं। और ये कौन सी सीरीज होती है, अखंडित, या इसको सतत श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है, सतत श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, अखंडित या खंडित या असतत, ठीक है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस नहीं है ना, 80 के बाद 90 के बाद 170 आ गया डायरेक्ट, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि इधर कंटिन्यूअस चल रही है 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120 है, ठीक है। तो ये कौन सी है, अखंडित है, ये सतत है, कंटिन्यूअस है। फिर इधर इनकी संख्या दे देगा, जैसे 2, 5, 3, 7, इस तरह से करके संख्या दे दी जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि इनको बताओ, सोल्व करके बताओ। सबसे जो सिंपल है पैटर्न वो किसका है, समांतर माध्य का है। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर इस तरह से आपको सवाल मिलेगा, अच्छा उसमें इस तरह से खड़ी टेबल और नहीं मिलती, आपको इस तरह से मिलती है हॉरिजॉन्टल, है ना। एक तरफ तो दे देगा उनका बीपी और एक तरफ दे देगा उनका नंबर ऑफ पेशेंट्स, इस तरह से डेटा मिलता है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसकी इस तरह से टेबल बना देनी है। अभी कैसे सोल्व करें हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले जो हमारे डेटा है ये, इनको सिंपल करके लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए और आपके समझ में भी जल्दी से आ जाए। पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको सीरीज में पहचान करना आ गया क्या। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके सामने क्या है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है, ठीक है, और वो है 40, 30, 25, 55, 65, 70 इस तरह से दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, आपसे पूछ लिया जाए समांतर माध्य ज्ञात करो, कौन सी सीरीज है ये, कौन सी सीरीज है? वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। कौन सी सीरीज है? व्यक्तिगत श्रेणी है। अगर इसमें पूछ लिया जाए भार है और इधर वो पूछ ले विद्यार्थियों की, दिया हुआ होगा विद्यार्थियों की संख्या 1 2 3 5 4 2, ये 4 लिख देते हैं, है ना, ये 7 लिख देते हैं, इस तरह से है। अब मुझे बताइए कौन सी सीरीज है ये, इसमें कौन सी सीरीज का फॉर्मूला लगेगा? ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है तो कौन सी है? सतत। अगर आपको ये पहचान करनी आ गई तो आप फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो दे दे कि इधर भार दिया हुआ है और इधर है स्टूडेंट्स की संख्या, और भार है इधर कितना है? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये किसी कक्षा में विद्यार्थियों का भार है। इनकी संख्या है 2, 5, 7, 3, ये एक ही है ना। 70 से 80 किलो का है, वो खाते पीते घर का है, इसलिए एक ही है ना संख्या में। बाकी बच्चे क्या है? फिट हैं, बहुत ही अच्छी तरह से फिट हैं। वो थोड़ा थुल है ना। 8वीं क्लास के बच्चे का वजन अगर 80 किलो है तो सोचिए फिर कितना ज़्यादा उसका फिटनेस है। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पहचान जाना है कि कौन सी सीरीज है ये। कौन सी सीरीज है ये? सतत है, कंटिन्यूअस है। और सतत का मतलब कौन सी है? अखंडित। और अखंडित का मतलब क्या है? इसमें फॉर्मूला सतत का लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब इनको सोल्व कैसे किया जाए, हम एक एक टॉपिक का अच्छे से एक एक वीडियो बना के उनको सोल्व करते चलेंगे। तो एग्जाम में सवाल बन गया कि निम्न आंकड़े क्या हैं मरीजों के रक्तदाब के दिए गए हैं और आपको उनका क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। रक्तदाब इधर दिया हुआ है 80, 100, 120, 140, ठीक है। सिंपल डेटा लिखेंगे हम कैलकुलेशन को जल्दी से समझने के लिए। ये 4 हैं मरीज, इनका क्या दिया हुआ है? रक्तदाब है। पहले पहचान करनी है आपको कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? चूंकि दिए गए डेटा या दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत अन्वेक्षण के हैं, इसलिए व्यक्तिगत अन्वेक्षण के लिए समांतर माध्य। आपको क्या लिखना है? चूंकि दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत अन्वेक्षण के हैं, इसलिए व्यक्तिगत अन्वेक्षण के लिए समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे इस साइड में, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या लिखोगे? x बार इक्वल टू क्या है? समांतर माध्य। समेशन x क्या है? मदों का योग। n क्या है? मदों की संख्या। अब देखिए करते हैं सोल्व। x बार इज इक्वल टू समेशन x लिखना है। समेशन x करने के लिए हम इनको x1, x2, x3, x4 मान लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 4 हैं, तो ये लिख देंगे हम 4। x1 की वैल्यू कितनी है? 80, 100, 120, 140 और भाग दे दिया हमने 4 का। जल्दी से टोटल करके बताओ कितने हो रहे हैं। 120 और 80 कितने हैं? 200, 200 और 100 300, 300 और 140 कितने हो गए? 440 में 4 का भाग दिया 110। तो हमारा आंसर कितना आ गया?
110, जहाँ पर x बार इज इक्वल टू कितना है 110 है। ठीक है, कैलकुलेशंस में हो सकता है कभी आगे वाले सवाल में मिस्टेक हो जाए गलती से, तो आप लोग समझ जाना कि सर की मैथ कमज़ोर है। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम सिंपल डेटा से ही करें, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर एग्ज़ाम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, पूरे सवाल को जो पूरी मेहनत की हुई थी 6 नंबर का वो काट देते हैं, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए और आपसे लास्ट में नहीं निकले आंसर, आपको उसको पूरा काटना नहीं है। आपके कैलकुलेशन के सिर्फ मुश्किल से 1 या 1.5 नंबर कटेगा। अगर आपका तरीका सही है, फॉर्मूला सही है, टेबल आपकी सही है, करने का तरीका सही है, तो आपके 4 या 5 नंबर तो 4.5-5 नंबर तो कहीं पे नहीं जाने वाले। और अगर एग्जामिनर की कृपा दृष्टि हुई आप पे, अच्छी किस्मत ने साथ दिया, तो पूरे 6 नंबर भी आ सकते हैं, आधा नंबर भी काट के छोड़ सकता है। ठीक है, बाकी इनके डिवाइड होते हैं कि ये तरीके के इतने हैं, फॉर्मूला के इतने हैं, कैलकुलेशन के इतने हैं। तो अगर सिर्फ किसी जगह पे कैलकुलेशन में ही दिक्कत आए तो आपको उस सवाल को छोड़ना नहीं है, काटना नहीं है। ये ऐसी बायोस्टैटिक्स में अगर कोई सवाल का फॉर्मूला अच्छे से आता है आपको, तो ये पूरे 6 के 6 नंबर दिलवा के जाते हैं सवाल। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए आंकड़े मरीजों के रक्तदाब के हैं और इनसे आप क्या ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। 80, 100, 120, 140। सवाल हमने वही लिखा है ना, एक तरफ क्या है बीपी और दूसरी तरफ क्या है नंबर ऑफ पेशेंट्स, और इनकी संख्या कितनी है 2, 4, 6, 5, ये संख्या मान लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम में पेपर ऐसे सेट करके दिया जाता है इन क्वेश्चंस में कि आपके दशमलव में नंबर अंक नहीं आए, है ना, पूरे पूरे फुल डिजिट में आए और कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि उसे आपकी मैथ की एग्ज़ाम नहीं लेनी, उसे तो आपका बायोस्टैटिक्स का एग्ज़ाम लेना है, देखना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, मैथ की इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं दी जाएंगी। सबसे पहले आपको सवाल इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब आपको समझना है कौन सी सीरीज है, असतत है या सतत है, खंडित है या अखंडित है। खंडित नहीं है, ये खंडित है। ठीक है, कौन सी है ये, खंडित है, अखंडित नहीं है। असतत है, खंडित है, असतत है। तो आपको सबसे पहले इसकी क्या बनानी है, टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल हम बनाएंगे। एक तरफ तो क्या लिखेंगे हम, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4। अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा है। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, रक्तदाब। x का मान पहचानना आना चाहिए आपको। ज़्यादा संख्या, जो बड़ी जो संख्या मिलेगी सिंपल सी, वो x की ही होती है। ठीक है, ये x हो गया, और इधर इनकी संख्या है ना, कितनी बार वो रिपीट हुए हैं, वही उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल f से। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 80, 100, 120, 140। f की वैल्यू कितनी है, 2, 4, 6, 5। अब मुझे बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, समेशन fx अपॉन समेशन f। ये खंडित श्रेणी के लिए फॉर्मूला है। हमें देखो फॉर्मूला को देख के समझना है कि क्या क्या चाहिए हमें। एक तो हमें चाहिए समेशन f, तो समेशन f के लिए हम इसके नीचे लिख देंगे समेशन f। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 2 और 4 6, और 6 12, और 5 17। 17 का थोड़ा भाग देना ठीक सा नहीं रहेगा, और इसलिए हम इसको सिंपल करते हैं और भी ज़्यादा। हाँ, 20 कर देते हैं ना इसको टोटल, तो इसको हम 8 कर देते हैं। 8 और 6 14, और 4 18, और 2 20 हो गए। इसको भी यहाँ पे कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। अब देखिए क्या मांगा जा रहा है, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स के लिए सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू होनी चाहिए, एफ एक्स की। तो सबसे पहले हम इसमें आगे कॉलम बनाएंगे एफ एक्स, इसमें इतना ही लिख दीजिए बस, है ना। इसके नीचे जो यहाँ पे बनेगा, इसमें आपको क्या लिखना है, समेशन एफ एक्स।
तो एफ एक्स के लिए हम गुणा करेंगे, 80 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 160, 100 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 400, 120 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 720, और 140 को 8 से गुणा किया 112 आएगा, है ना, 1120 ये आ गया। इसकी टोटल कर लेंगे हम 0 0 0, 6 और 2 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 7 12 और 1 13 और 1 14, 1 और 1 2 2400 आ गए, है ना। देखो कैलकुलेट करते हैं अभी, 2 और 2 4 और 6 10, 1 1 8 12 13 1 14 और 1 2 2400 सही है। अब इसमें हम फॉर्मूला में वैल्यू लिख देंगे। समेशन एफ एक्स की कितनी आ रही है 2400 और समेशन एफ की कितनी आ रही है 20 आ रही है। इसको सोल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 240 में 2 का भाग दिया 120 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई है 120। तो आप क्या लिखोगे कि इसके लिए समांतर माध्य कितना है 120 है। ये हमने दूसरे तरह का सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरे तरीके से, और मैं आपको एक एक सवाल इनका दूंगा भी, या एक काम करना, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप उनको ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे उनका दिया हुआ है 80 से 90। वो इस तरह की टेबल नहीं लिख के मैं इस तरह से बना रहा हूँ डायरेक्ट। अब थोड़ा नीचे बना लेते हैं, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120। ये क्या है उनका बीपी है, रक्तदाब है। दूसरे कॉलम में क्या है नंबर ऑफ पेशेंट्स, वही संख्या रखते हैं हम, कितनी थी 2 4 6 और 8। क्वेश्चन वही है, हमने इधर का जो आंकड़ा है वो चेंज किया है। आप सीरीज को देखते ही समझ गए कि कौन सी है, ये सतत है, कंटिन्यूअस है। तो इधर देखो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, समेशन, फॉर्मूला क्या है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये हमारे पास एफ है, इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में एफ। तो यहाँ पे समेशन एफ इज इक्वल टू कितना है 20 है। अब हमें क्या चाहिए एफ एक्स की कैलकुलेशन करनी है, हमें समेशन एफ एक्स चाहिए। समेशन एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो इसको गुणा करें हम दो को, तो 80 से 90 को 2 से गुणा थोड़ी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू के ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान। क्या निकालना पड़ेगा मध्यमान, मिडिल वैल्यू। मध्यमान ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे आपको 80 से 90 का मध्यमान ज्ञात करना है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 80 और 90 को जोड़ेंगे तो 170 आएंगे, उसमें 2 का भाग दिए तो कितना आए 85। लेकिन आपको हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि इनके बीच में 5 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। 85 ऐसी संख्या जो 80 और 90 के बिल्कुल बीच में है। इधर कितना आ गया 85, 95, 105, 115। अगले स्टेप में क्या करना है, हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना है। फॉर्मूला जो है ना, अगर वो फॉर्मूला याद है आपको तो आपके कॉलम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा समेशन एफ एक्स, तो इनको हम गुणा कर देंगे। 85 को किससे, एफ को एक्स से गुणा करना है, तो 85 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा, है ना। 95 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 9 चौक 36 और 38, 380। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेना, ये कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। और 115 को 8 से गुणा करेंगे तो 15 × 120 हासिल 12,
ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। 920 आ गया है ना। इनको टोटल कर लेंगे, टोटल करके देखते हैं। देखिए 0 0 0, 7 और 8 15 और 3 18 और 2 20, हसल 2, 9 और 6 15 और 3 18 और 1 19 और 2 21, 2100 आ गया। अब की बार हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2100 आ गई है। और समेशन एफ की कितनी है हमारे पास वैल्यू? 20 है। कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ लगती है। पोज हो गई क्या वीडियो? तो ये हमारे पास इसकी आ गई समेशन एफ एक्स की वैल्यू। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला में? वैल्यू पुट करने पर, मान रखने पर, है ना। 2100 में आप किसका भाग देंगे? 20 का। हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो, तो आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आपको तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया? 105 आ गया। ये हमारे लिए इसका क्या आया है? समांतर माध्य की वैल्यू आई है। ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से हम 3 तरीकों से समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं दी गई सीरीज के आधार पर। आपको क्या पहचानना है? सबसे पहले सीरीज को पहचानना है कि व्यक्तिगत है, खंडित है या अखंडित है। उसके बाद तीनों तरह से आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आराम से टेबल भी बन जाएगी। टेबल बनने के बाद उसमें क्या है, आप बना सकते हो, आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। इस तरह से समांतर माध्य होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।